हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। हम लोगों ने अभी तक जो क्लास 10th की क्या किए हैं, दो चैप्टर खत्म किए थे। पहला चैप्टर क्या था, रियल नंबर्स था। दूसरा चैप्टर क्या था, पॉलिनोमियल्स। आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, ठीक है ना, जो क्या है आपके बुक का चैप्टर नंबर 3 है। क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है क्या कि x, आपने क्या पढ़ा है कि इसे 2x + 3y = 6। आपने क्या किया है, सिर्फ एक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। जब 9th में पढ़ा था आपने, तो 9th में क्या पढ़ा था, सिर्फ आपने एक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। और 8th में, इसके पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले आपने 8th में भी पढ़ा है, 7th में पढ़ा है। लेकिन उस टाइम पे आपने क्या किया, पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है। क्या पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है। तो अब आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे अब जब पढ़ना है तो यहाँ पे आपको दो लाइनें एक साथ दिखेंगी। अज्यूम करिए एक लाइन ये है और दूसरी लाइन क्या है आपके पास, ये है कि आप जब भी बात करेंगे तो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा, यहाँ पे चैप्टर का नाम भी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पेयर होगा। अब हम बात करें लाइन की, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले लाइन की बात करें तो जो लाइन की इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ax + by + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax + by + c = 0। जहां पे जो a है, a को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। क्या बोलते हैं हम इसको, कोफिशिएंट ऑफ x। b को क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ y। b को क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ y। और c को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अब क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी इक्वेशंस लेंगे वो किस तरीके से लेंगे, तो वो इस तरीके से होगा, a1x + b1y + c1 = 0। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, a2x + b2y + c2 = 0। हम जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वो सारा किसको लेके पढ़ेंगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को लेके पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितने भी रिजल्ट देखेंगे वो सारा क्या होगा, इन्हीं दोनों इक्वेशन से रिलेटेड क्या होंगे, रिजल्ट आएंगे। आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर इसको इरेज करते हैं। होप कर लिया होगा। अब हम बात करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है। तो बेटा पेयर की बात करें तो लीनियर इक्वेशन, अब जब भी हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, आपने 9th में इसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखा होगा। तो हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका y हो गया, ये x हो गया। जब हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्राफ पेपर पे, तो कुछ एक तरह से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी। अब क्योंकि यहाँ पे पेयर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पेयर की। तो पेयर की बात हो रही है तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगा। क्या कि हो सकते हैं दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक लाइन दूसरे के ऊपर क्या हो, सुपर इम्पोज्ड हो। एक लाइन दूसरे के ऊपर क्या हो, सुपर इम्पोज्ड हो, ठीक है ना। ये ए कर लेते हैं, ए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स, ये वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज बनी। क्या बनी कि दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे, किसी यूनिक पॉइंट पे कट कर रही हैं। दूसरा क्या बन रहा है कि दो लाइंस पैरेलल हैं। और तीसरा क्या बन रहा है कि दो लाइन कोइंसिडेंट है। कैसी हैं, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। यहां पे इनको बोलेंगे हम पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। और इसको बोलेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। आपके पूरे चैप्टर में यही 3 तरीके के लाइन है। इन्हीं तीनों तरीकों के बारे में रिजल्ट पढ़ेंगे। कैसे पता चलेगा कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है ना। पहले एक बार इस ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे रिजल्ट देखते हैं। ठीक है ना। अब बात करें इस इक्वेशंस को लेके, अगर हम सबसे पहले बात करें कैसे पता चलेगा हमको कि कोइंसिडेंट लाइन है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर इक्वल है, अगर ये तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है, तो उस केस में हमारा जो लाइन होगा वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। कैसा लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं अभी फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी सारा भी एग्जांपल लेके समझेंगे। कब पता चलेगा पैरेलल लाइन होगा, कि अगर जो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के,
बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो ये जो हमारा क्राइटेरिया होगा, रिजल्ट होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कब पता चलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन है? अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू क्या है? B1 अपॉन B2 है। तो हमारा क्या हो जाएगा? कैसा लाइन हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं? अगर किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका कितने सॉल्यूशन होंगे? तो इसके 1 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 बोल लो या फिर यूनिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? यूनिक सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन। अब अगर किसी भी दो लाइन के अगर हमको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, दो लाइंस को सॉल्व करके हमको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, वो 1 सॉल्यूशन मिले या 1 से ज्यादा मिले, तो हम बोलते हैं कि वो लाइन कंसिस्टेंट है। कैसी है? कंसिस्टेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे एक लाइन, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो हम ये भी बोलेंगे कि ये जो लाइन है कैसी है? कंसिस्टेंट है। कैसी लाइन है आपकी? कंसिस्टेंट लाइन है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमको क्या होगा? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। अब अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिला, इसका मतलब इसमें क्या होगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होगा कि एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। अब वो तो तभी सेटिस्फाई करेगा जब कहीं पे कट कर रहे होते हैं, यहाँ पे तो कहीं कट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। अब अगर नो सॉल्यूशन मिला तो हम इसको बोलेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है। कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्या है? इनकंसिस्टेंट। फिर थर्ड बात करें कोइंसिडेंट लाइन की, तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या है? तो आप क्या देख रहे हो कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? सारे जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर लाइन बनी हुई है, ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है? तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। कैसे है ये? कंसिस्टेंट है। क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है तो इट मींस इट इज क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए अब हम बात करें जैसे पता करना है, कैसे पता चलेगा। जैसे एक दो 2x, दो इक्वेशन से 2x + 3y = 6 और ले लिया था 3x + 2y = 5। ये पढ़ा था हमने, पहला इक्वेशन लिखा था। अब इसमें देखना है, पता करना है कैसा लाइन है। तो आप 2/3 कीजिए। ये क्या है? a1, ये आपका क्या है? b1, और ये आपका क्या है? c1, ये आपका a2, ये आपका b2, ये आपका c2। अब वहां पे हमने पढ़ा था कि ax + by + c टाइप का होना चाहिए। फिर लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों तरफ इक्वल की तरफ c है, 6 मतलब इक्वल के बाद 6 है, यहाँ पे भी इक्वल के बाद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगर ऐसा होगा तो नहीं लिख सकते। 2x + 3y = 6 होता और ये 3x + 2y - 5 = 0 होता। तब यहाँ पे क्या करना पड़ता? या तो 6 को इधर लेके आना पड़ता, -6 करना पड़ता, या तो -5 को उधर लेके जाना पड़ता, तभी हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते। अब यहाँ पे हम कंपेयर करें तो a1/a2 कितना आ रहा है हमारा? 2/3। b1/b2 कितना आ रहा है? 3/2। तो आपने क्या देखा? और c1/c2 कितना आ रहा है? 6/5। तो आपने क्या देखा कि a1/a2 ये इक्वल ही नहीं है किसके? b1/b2 के। तो हमने जो पहला पढ़ा था क्राइटेरिया, क्या पढ़ा था? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसका मतलब ये लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और इसमें कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे? तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर क्या होगा? 1 सॉल्यूशन पॉसिबल होगा इस लाइन का। ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए इसको। अब हम बात करें अगर पैरेलल लाइंस की, किसकी बात करें?
पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेंगे, तो जैसे आपको मिल रहा है 2x + 3y = 6, और दूसरा इक्वेशन क्या है 4x + 6y = 8, ठीक है ना। अब जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, अब आप देखो यहाँ पे a1 है ना, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। अब a1/a2 कितना है 2/4, तो कितना हो गया 1/2। b1/b2 कितना हो गया 3/6, तो = 1/2। और c1/c2 कितना है 6/8, तो ये आ गया 3/4। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो इसका मतलब ये कैसा लाइन हो गया, तो ये आपका हो जाएगा पैरेलल लाइन। क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन। अगर कभी आपको दिख जाता है दो इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त कि वो पैरेलल लाइन है, तो आपको उनको सॉल्व नहीं करना है। हम जैसे अभी आगे पढ़ेंगे कि इक्वेशंस को सॉल्व करके जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं। तो हम जब भी सॉल्यूशन निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशन निकालेंगे, बाकी पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन पे तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, और कोइंसिडेंट लाइन पे क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो वहां पे हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए इसको। ओके, इंटरसेक्टिंग वाला कर लिया होगा। अब हम बात करें थर्ड, क्या कोइंसिडेंट लाइन की, ठीक है ना। हमारे पेट पे नहीं पड़ रही है। तो कोइंसिडेंट लाइन पे क्या बताया था मैंने, इसे जूम कर लेते हैं 2x + 3y = 6, और दूसरी इक्वेशन क्या है 4x + 6y = 12। अब यहाँ पे देखिए ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, और ये c2 है। तो अब अगर a1/a2 की बात करें तो कितना है 2/4 = 1/2। b1/b2 की बात करें तो कितना है 3/6 = 1/2, और c1/c2 की बात करें तो कितना है 6/12 = 1/2। अब आपने क्या देखा, ये तीनों रेशियो क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों रेशियो इक्वल आ गए। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, कैसा लाइन होगा, ये कोइंसिडेंट लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। और कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और ये कंसिस्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा तो वो कंसिस्टेंट होंगे, और ये आपका जो पैरेलल लाइन था ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। पैरेलल लाइन वाला क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम जो क्या करेंगे, क्या एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें क्या करें, सबसे पहला क्वेश्चन कि आफ्ताब, वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहला तो क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम से। वर्ड प्रॉब्लम से क्या करना है हमको, अब लीनियर इक्वेशंस बनानी है। लीनियर इक्वेशंस क्या करनी है, बनानी है। उसके बाद क्या करना है, बनानी है तो मतलब अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद उसको क्या करना है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ से भी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बना लेते हैं। तो क्या बनाते हैं, क्या कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times as old as you। तो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि 2 वेरिएबल है तो हमको दोनों वेरिएबल देखना पड़ेगा कि क्या एज्यूम करें। तो जैसे यहाँ पे किसकी किसकी बात की है, आफ्ताब की बात की है और आफ्ताब के डॉटर की बात हुई है। तो ले लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब्स डॉटर बी एक्स, ठीक है ना। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी,
आफ्ताब की बात किया है क्या? नहीं, 7 ईयर्स एगो बात किया है इन्होंने। क्या बात किया है? 7 ईयर्स एगो बात किया, तो कोई बात नहीं। तो आफ्ताब की एज क्या ले लेते हैं? वाई। आफ्ताब से एज कितनी हो जाएगी? वाई। तो यहीं पे लिख लेते हैं 7 ईयर्स एगो। 7 ईयर्स एगो 7 ईयर्स एगो। तो जो डॉटर्स एज है वो कितनी हो जाएगी? डॉटर्स एज x माइनस 7 और आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 7। ठीक है ना? ये इतना कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। तो मतलब आफ्ताब क्या कह रहा है कि जो मेरी एज है और जो तुम्हारी एज है, तो मैं उस टाइम पे 7 साल पहले मैं क्या था तुमसे 7 टाइम्स बड़ा था। तो अगर आफ्ताब बड़ा है और इस इक्वेशन को इक्वल करना है तो जो छोटे नंबर होंगे उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा। क्योंकि क्या है यहाँ पे देखो, अगर आप दो चीज को इक्वल करना चाहते हो, एक चीज बड़ी है दूसरी चीज छोटी है, तो छोटे वाले के पास ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दो चीजें इक्वल आएंगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आफ्ताब की एज को क्या किया, y माइनस 7 था और जो उसकी डॉटर की एज थी उसको 7 टाइम्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि था कौन, आफ्ताब 7 टाइम्स था, लेकिन मल्टीप्लाई किधर किया, डॉटर की तरफ किया। अब इसको सॉल्व करें तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 7x माइनस 49। अब जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 7x, y को उधर लेके चले जाओ, माइनस y माइनस 7 को उधर लेके चले जाओ, माइनस 49 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 7x माइनस y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया पहली इक्वेशन। ये आपकी क्या बन गई, पहली इक्वेशन। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो मतलब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इनकी एज निकाल लो। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर से एज कितनी हो गई, x प्लस 3 और आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। अब क्या कह रहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई सेल 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो मतलब अब आफ्ताब क्या कह रहा है कि अब 7 टाइम की जगह कितना रह गया, वो अब सिर्फ 3 टाइम रह गया। कितना टाइम रह गया, 3 टाइम्स रह गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 9। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 3x माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके दो इक्वेशंस बन गए। पहली इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ये आपका क्या हो गया, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो पहले ये क्वेश्चन इरेज करना पड़ेगा। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, 7x माइनस वाई माइनस 42 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको x और y की वैल्यू चाहिए, तो कम से कम 2 चाहिए। तो 7x इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 0, लेट y इज इक्वल टू 0। ये आपने 9th में भी सीखा होगा, ग्राफ बनाना, किसी भी लाइन का ग्राफ बनाना आपने 9th में सीखा होगा कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, y की या x की कोई भी अपने मन से वैल्यू लेते हैं और दूसरी वैल्यू वो पुट करके फिर दूसरी वैल्यू वहां से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे y की वैल्यू हमने अगर यहाँ पे 0 पुट किया तो 7x माइनस 0 माइनस 42 इक्वल टू 0। तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। अब वहीं y इज इक्वल टू अगर हम क्या ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 7 का मल्टीपल। 7 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 7 का मल्टीपल है तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो हमारा इंटीजर आएगा और उसको ग्राफ पे प्लॉट करना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है ना? तो अगर y इज इक्वल टू 7 लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7x माइनस 7 माइनस 42 इक्वल टू 0। तो 7x इज इक्वल टू 49। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। ठीक है ना? तो मतलब यहाँ पे आपके दो जो पॉइंट्स मिले, क्या मिले, आप बात करेंगे ये x हो गया, ये y। तो हमने जब x कितना आया, 6 आया जब y 0 था, और जब y 7 था तो x की वैल्यू भी कितनी आई, 7 आई। ठीक है ना? ग्राफ बाद में प्लॉट कर लेंगे, सबसे पहले दोनों से इक्वेशंस निकाल लेते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस 6। अब y की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं 0, लेट y इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2। ठीक, यहाँ पे दूसरे पॉइंट भी लिख लेते हैं। जब x और y, जब x की वैल्यू माइनस 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, अब x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो इस इक्वेशन में तो 3 इंटू 0 इज इक्वल टू वाई माइनस 6
ठीक है ना। तो यहाँ 0 इज इक्वल टू वाई माइनस 6, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो मतलब जब x 0 है तो y कितना हो रहा है 6 हो रहा है। ये हमको पॉइंट्स मिल गए। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हमको पता है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। अब बात करें सबसे पहला पॉइंट, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो मतलब ये पॉइंट मिला। और दूसरा क्या करा, x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू क्या है 7, ठीक है ना। तो कहीं ये पॉइंट मिला। जब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या करा, x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 तो y इज इक्वल टू 0। और दूसरा y इज इक्वल टू 6 तो x इज इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट कहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, कुछ इस तरह से लाइन जाएगी। अब ये लाइन जाके कहीं पे जाके मिलेगी। अब क्योंकि यहाँ पे बोर्ड छोटा है तो यहाँ पे हम बना नहीं सकते हैं, तो फिलहाल इस तरीके से दोनों लाइन क्या होंगे, प्लॉट होंगे, ठीक है ना। अब बाकी अगर हमको निकालना हो तो हम पता करेंगे कि ये कहाँ पे मिलेंगे। उसके लिए अभी हम जब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे तो वहां हम ये डिसाइड, वहां पे पता कर चल जाएगा हमको कि किन दोनों पॉइंट पे ये लाइंस मिलेंगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए आपको ये मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। खूब नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब इसको ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ग्राफ का क्वेश्चन जो है 4-5 कर लीजिए, क्योंकि सबका ग्राफ सेम तरीके से ड्रॉ होता है। ग्राफ आप खुद ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करके और उसका फोटो खींच के आप कमेंट में भेजिएगा। मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि सही है कि नहीं सही है। बाकी हम इसको क्या करते हैं, अलजेब्रिकली इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है सबसे पहले दो वेरिएबल क्या है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या बात कर रहा है, बैट की बात कर रहा है, बॉल की बात कर रहा है। और यहाँ पे बैट और बॉल की कॉस्ट पता नहीं है, तो हम ले लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स, ठीक है ना, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी ₹y, ठीक है ना। तो अब केस वन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है, अगर हम 3 बैट खरीदते तो अगर एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 3 × x। एंड 6 बॉल, एंड का मतलब ऐड करना है 6 बॉल, तो मतलब एक बॉल की कॉस्ट अगर y है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y। अब ये कितने में पड़ता हमको, तो 3900 में पड़ता। कितने में पड़ता, 3900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेटर सी बाइज अनदर बैट। अनदर बैट का मतलब एक और बैट खरीद रही है। एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल खरीद रही है। तो ये कितने का पड़ रहा है उसको, 1300 का पड़ रहा है। कितने का पड़ रहा है, 1300 का पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस इसकी बन जाएंगे, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। तब तक थर्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, कितना दे रखा है 160, कितना दे रखा है 160। और क्या कह रहा है, आफ्टर 1 मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी दे रखी है 300। अब इसको क्या करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली। नोट डाउन कर लिया होगा सेकंड क्वेश्चन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या कर रहा है 2 kg। यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, एप्पल्स की बात किया है, किसकी बात किया है, ग्रेप्स की बात किया है। तो ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू x रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 kg
ग्रेप्स इज इक्वल टू रुपीज वाई। ठीक है ना, हमने ले लिया x और y है। अब पहला केस क्या कह रहा है, 2 kg एप्पल, तो 1 kg एप्पल का कॉस्ट अगर x है तो 2 kg कितना हो जाएगा 2x, और 1 kg ग्रेप्स का, तो 1 kg ग्रेप्स की स्पेलिंग ग्रेप्स में होगा। ठीक है ना, 1 kg ग्रेप्स की क्या हो जाएगा कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 160। अब आगे क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, तो 4 kg एप्पल्स का कितना कॉस्ट हो जाएगा 4 इंटू एक्स, और प्लस 2 kg ग्रेप्स का कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 300। तो ये आपके दो इक्वेशंस बन जाएंगे। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसमें क्या पढ़ेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। फिर अभी वही पढ़ा था कि जो स्टार्टिंग में हमने सीखा है कि कैसे पता करना है कि पैरेलल लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।